जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक है जनगणना से और उसी से संबंधित है। आगे हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो जनजातियां हैं जिन्हें हम लोग आदिवासी भी कहते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि भारत में जो जनजातियां हैं इसका एरिया बहुत ही विशाल है, लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है, हमको उसी को पढ़ना है। आपको और भी अधिक आपको अध्ययन करना है तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे उन तथ्यों को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग 99% क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में जो आपकी जनजातियाँ हैं या फिर आदिवासी हैं, उन्हें अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब भी कहते हैं, जिससे शॉर्टकट में एसटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसटी कहते हैं। तो भारत में जो है सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आपको याद रखना है, ठक्कर बापा ने किया। किसने किया है? भारत में सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग ये ठक्कर बापा ने किया है। इसको आपको याद रखना है। और अगर ये पूछे आपसे कि भारत में जो है जनजातियों की संख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनजातियों की जो संख्या है परसेंटेज में, ये 8.6 है। कितना है? ये 8.6 है। और ये जो आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ठक्कर बापा ने किया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो इनका जो परसेंटेज है भारत की कुल जनसंख्या का, वो 8.6% है। कितना है? 6% है। 8.6% है। आगे हम देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या ये किस राज्य में है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनजातियों की संख्या है। तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि भारत में किस कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जनजातियों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। क्या है आपका? लक्षद्वीप। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या का जो प्रतिशत है ये आपका कहाँ पे है? ये लक्षद्वीप है। कहाँ पे है? ये लक्षद्वीप है। लेकिन संख्या सबसे ज़्यादा ये आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति आपकी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना, नंबर 1 पे आपका भील है। संख्या की दृष्टि से पहला स्थान आपका भील का आता है, दूसरा स्थान आपका आता है गोंड का आता है। किसका आता है? गोंड का आता है। और तीसरा स्थान आता है मुंडा। तो भील, गोंड, मुंडा। भील, गोंड, मुंडा। तो नंबर 1 पे अर्थात सबसे ज़्यादा भारत में जो संख्या है वो भील की है, दूसरा स्थान गोंड का है और तीसरा स्थान किसका? मुंडा का है। आगे हम देखेंगे कि जो भील शब्द है, तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। तो आपको याद रखना है कि भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है धनुष। जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष। तो आपको ये याद रखना है कि भील का अर्थ क्या होता है? धनुष। और इसी शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। और भारत में जो सर्वाधिक जनजातियों की संख्या ये आपकी पाई जाती है, ये आपके मध्य प्रदेश में। और उन सभी जनजातियों में पहला स्थान आपका किसका है? ये भील जनजाति का है। आगे हम देखेंगे कि ऋतु प्रवास के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। तो ऋतु प्रवास के लिए ये भोटिया जनजाति प्रसिद्ध है। ऋतु आवास के लिए ये भोटिया जनजाति प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है कि ऋतु प्रवास के लिए ये भोटिया जनजाति प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिथन त्यौहार। क्या है आपका? मिथन त्यौहार। तो मिथन त्यौहार जो है नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? नागा जनजाति के द्वारा मिथन त्यौहार मनाया जाता है। और ये जनजाति जो है ये नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। क्या है आपका? मिथन त्यौहार। आगे हम देखेंगे नाता प्रथा। और नाता प्रथा जो है ये मीणा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। और मीणा जनजाति जो मुख्य रूप से
आपके राजस्थान में ये पाई जाती है। तो मीणा जनजाति मुख्य रूप से ये राजस्थान में पाई जाती है। तो इनके यहाँ एक प्रथा है नाता प्रथा, वो मनाया जाता है। और इसके अलावा इस जनजाति में जो क्या कंडीशन है, पितृसत्तात्मक है। क्या है? पितृसत्तात्मक। तो नाता प्रथा, नाता प्रथा और जो है पितृसत्तात्मक, इन दोनों का संबंध किससे है? मीणा जनजाति से है। और ये किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। तो इतने सारे आपको पॉइंट बनते हैं आपके। तो सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश में संख्या है, और जनजाति में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है? तो आपकी भील की है। 2 पॉइंट यहाँ देखेंगे, पशुपालक जनजाति और बहुपति विवाह प्रथा। तो कहने का मतलब ऐसी कौन सी जनजाति है जिनका मुख्य व्यवसाय या मुख्य जो कार्य है वो पशुपालन है। क्या आपका? पशुपालन है। और उसी जनजाति में बहुपति जो ये विवाह प्रथा है वो है, और वो जनजाति है आपकी टोडा जनजाति। क्या है आपकी? टोडा जनजाति। तो ये आपको याद रखना है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो मुख्य रूप से ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, और इसका मुख्य रूप से आपका स्थान क्या है? आपका तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। तो आपको ये याद रखना है कि टोडा जनजाति ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी जो पहाड़ी है वहाँ पे पाई जाती है। और इसका जो मुख्य जो कार्य है, जैसे खान पान है, व्यवसाय है, वो सब क्या है? आपका पशुपालन है। और इनके यहाँ जो है बहुपति विवाह प्रथा जो है वो प्रचलित है। तो सबसे ज़्यादा आपका ये पूछेगा कि नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है? टोडा जनजाति। कौन सी है? टोडा जनजाति। आगे हम देखेंगे जारवा है, सोमपेन है, औंध है, सेंटलीज है। इसको मैंने विशेषकर इसलिए लिखा है कि जितनी भी आपकी जनजातियां भारत में हैं तो उन सभी जनजातियों में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जारवा और सोमपेन। क्या पूछा जाता है? जारवा और सोमपेन पूछा जाता है। तो जारवा है, सोमपेन है, औंध है, सेंटलीज है। ये जो चारों आपकी जनजातियां हैं, ये जनजातियां आपकी कहाँ की हैं? अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार की जो चारों जनजातियां हैं आपको याद रखना है, जारवा है, सोमपेन है, औंध है और सेंटलीज। ठीक है। तो जारवा है, सोमपेन है, औंध है, सेंटलीज, ये चारों जो जनजातियां हैं ये अंडमान निकोबार की हैं। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संथाल जो जनजाति है, संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति है, उरांव है, हो है और मुंडा। तो संथाल है, उरांव है, हो है और मुंडा। तो संथाल है, उरांव, हो, मुंडा, ये जो है मुख्य रूप से आपके झारखंड में भी हैं। और इनमें से जैसे मुंडा वगैरह है ये पश्चिम बंगाल में भी इनका कुछ क्षेत्र, मतलब कि कुछ जो जनजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि भूपल विवाह। तो भूपल विवाह का संबंध कौन सी जनजाति से है? भूपल विवाह जो प्रथा है इसका संबंध कौन सी जनजाति से है? तो आपका आंसर क्या होगा? संथाल। तो संथाल में जो विवाह प्रथा है तो उसको क्या कहा गया है? भूपल विवाह प्रथा। क्या कहा गया है? भूपल विवाह प्रथा। अब देखिए झारखंड में एक जनजाति और निवास करती है, उरांव। तो उरांव जो लोग हैं ये एक भाषा बोलते हैं और उस भाषा का नाम है कुरुख। क्या नाम है? कुरुख। तो कुरुख जो है ये आपकी उरांव जनजाति के द्वारा ये बोली जाती है। जो कुरुख जो भाषा है ये उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो ये याद रखना है आपको, कुरुख भाषा जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। अब देखिए हो जो जनजाति है तो इनके यहाँ 2 प्रकार के विवाह हैं। एक आपका अंडी विवाह है, एक आपका है ओपोर तीप विवाह। तो अंडी विवाह हम कह सकते हैं अरेंज मैरिज। अंडी विवाह जो है ये अरेंज मैरिज है। और ओपोर तीप विवाह ये आपका लव मैरिज। तो ये आपका लव मैरिज है और ये आपका क्या है? अरेंज मैरिज है। तो अंडी विवाह ये अरेंज मैरिज है, ओपोर तीप विवाह ये लव मैरिज है। और ये जो दोनों विवाह का जो प्रथा है ये कौन सी जनजाति में है? हो जनजाति में है। कौन सी जनजाति है? हो जनजाति में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सरहुल। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि सरहुल त्यौहार जो है ये मुख्य रूप से झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मुंडा जनजाति के द्वारा।
तो मुंडा जनजाति के द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको टिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपका बनेगा। आगे हम देखेंगे गोंड जनजाति है, तो गोंड जनजाति के यहाँ पशु बलि प्रथा का प्रचलन है। पशु बलि प्रथा का जो प्रचलन है ये किस जनजाति में है, तो आपका आंसर क्या होगा, गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति में पशु बलि प्रथा का प्रचलन है। आगे हम देखेंगे एक जनजाति और है विरहोर जनजाति। कौन सी है, विरहोर जनजाति। इसे कहते हैं जंगल का आदमी। तो जंगल का जो आदमी है ये कौन सी जनजाति को कहा जाता है, विरहोर जनजाति को। किसे, विरहोर जनजाति को जंगल का आदमी कहा जाता है। तो जंगल का आदमी विरहोर जनजाति को कहा जाता है। आगे हम देखेंगे गारो खासी जयंतिया। तो आपसे एक चीज बता दें कि मेघालय जो राज्य है वहाँ पे गारो खासी ये जयंतिया ये पहाड़ियाँ हैं। क्या है, ये पहाड़ियाँ हैं। और इन्हीं पहाड़ियों में जो जनजातियाँ निवास करती हैं तो उनका नाम भी इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे पड़ गया है। गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। तो गारो खासी जयंतिया ये आपकी जनजातियाँ भी हैं और ये आपकी क्या है, पहाड़ियाँ भी हैं। ये किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है मेघालय राज्य में। किस राज्य में, मेघालय राज्य में। तो गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया जनजाति ये मेघालय राज्य में है। यहाँ से एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि खासी जनजाति के यहाँ झूम कृषि प्रसिद्ध है। उसने पूछेगा ऐसी कौन सी जनजाति है जो झूम कृषि जो आज की डेट में भी करती है। तो खासी जो जनजाति है ये झूम कृषि का जो पालन करती है। तो झूम कृषि के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल से। तो कृषि वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया है भारत में कृषि के प्रकार, वहाँ झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। तो उसके बारे में डिटेल मैंने पढ़ाया है, आप कृषि वाला चैप्टर देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे अहोम जनजाति। इसका नाम से ही क्लियर है अहोम। तो अहोम से हो जाएगा क्या, असम हो जाएगा। तो अहोम जनजाति जो है ये असम में निवास करती है। असम को अब असोम कहते हैं। क्या कहते हैं, असोम कहते हैं। तो अहोम जनजाति ये असोम में निवास करती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है गद्दी। तो गद्दी जो जनजाति है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो गद्दी जो जनजाति है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों ठंडे स्थान है। क्या है, आपके ठंडे स्थान है। और ठंडे स्थानों में या फिर ठंडी में हम लोग रजाई गद्दे का प्रयोग करते हैं। तो रजाई गद्दे से याद रखिएगा जहाँ पे ठंडी पड़ती है, जैसे जम्मू है और हिमाचल प्रदेश है, वहाँ गर्मी के मौसम में भी क्या है, ठंडी पड़ती है। तो हम लोग क्या है वहाँ पे रजाई गद्दे का प्रयोग करते हैं। तो गद्दी जो जनजाति है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में क्या है, ये निवास करती है। इसको आपको याद रखना है। आगे देखेंगे बक्कड़वाल जनजाति। तो बक्कड़वाल जनजाति ये भी कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। बक्कड़वाल जनजाति ये जनजाति भी कहाँ निवास करती है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। आगे नेक्स्ट देखेंगे चंगपा जनजाति। तो चंगपा जनजाति ये लद्दाख में निवास करती है। कहाँ पे, चंगपा जनजाति ये लद्दाख में निवास करती है। और चेंचू जनजाति ये मध्य प्रदेश में, चेंचू जनजाति ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। इसको आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, चेंचू जनजाति ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। इसको आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे ये आपके राज्य की जो वैकेंसी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक्सा, सहरिया, थारू। बुक्सा, सहरिया, थारू ये तीनों जो जनजातियां हैं ये आपके यूपी में निवास करती हैं। और यहाँ से यूपी तो छोड़ो, यहाँ जिले का नाम पूछा जाता है। ये आपका जितने भी जैसे यूपीपी हो गया, एसआई हो गया, लोअर पीसीएस, पीसीएस, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं तो ये तीनों पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बुक्सा, सहरिया, थारू। तो बुक्सा जनजाति ये बिजनौर में निवास करते हैं। बुक्सा जनजाति ये बिजनौर में निवास करती हैं। और सहरिया जनजाति ये ललितपुर में निवास करती है। कहाँ पे, ललितपुर में निवास करती है। और थारू जो जनजाति है यूपी के तराई क्षेत्र में, यूपी के तराई क्षेत्र में। अब यूपी का जो तराई क्षेत्र का मतलब ये है कि यूपी के ऐसे जिले जिनकी सीमा रेखा नेपाल देश से लगती है, तो ऐसे स्थानों को
हम लोग क्या कहते हैं यूपी में, तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। और इसमें हम जैसे हम कह सकते हैं लखीमपुर खीरी हो गया आपका, सिद्धार्थनगर है, बलराम है, आपका श्रावस्ती है, कुशीनगर है। ये जितने भी आपके जो नेपाल से की सीमा से लगे आपके ज़िले हैं यूपी के, तो ये सब क्या हैं? तो ये सब जो हैं आपके तराई क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तराई क्षेत्र। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? तराई क्षेत्र कहलाते हैं। तो थारू जनजाति जो है यूपी के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, बुक्सा, बिजनौर में, सहरिया, ललितपुर में। अब थारू से एक पॉइंट और बनता है कि जैसे एक पर्व ये लोग मनाते हैं, उस पर्व का नाम है शोक पर्व। क्या है आपका? शोक पर्व। और शोक पर्व कोई नया पर्व नहीं है, दीपावली। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? वो आपकी जनजाति कौन सी है? थारू। तो थारू जो जनजाति है ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। किस रूप में मनाती है? ये शोक पर्व के रूप में मनाती है। किसको? दीपावली को। तो इस प्रकार से ये आपका जनजाति वाला टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। देखिए ये ऐसा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको डिटेल में पढ़ाना चाहेंगे, इसके 2-3 लेक्चर बनेंगे। लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया है आप पेपर में उठा के देखिए, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम है स्टेट लेवल के, अगर जनजाति से क्वेश्चन आ रहा है, लगभग जितना मैंने बता दिया यहीं से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। इसलिए इसको क्या ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और इसको 2-3 बार देखने के बाद इसका चिंतन मनन करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है कि जैसे आपने पढ़ा स्पीकर, तो स्पीकर जो है ये जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं, है ना? तो इसके बारे में नहीं पूछना है हमको, हमको ये पूछना है कि प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। प्रोटेम स्पीकर, ध्यान सुनिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जय हिंद, जय भारत।